हेलो नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे। और अब आपके एग्जाम में सिर्फ एक हफ्ता बचा है, एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा है, बल्कि 13 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होना है। इसमें सबसे पहले आप लोगों का मैथ्स का पेपर होगा और दूसरा पेपर आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस पूछी जाएगी। मैथ्स का मैं पिछले 2 दिनों से रिवाइज आप लोगों को करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स करा दी है, प्रोबेबिलिटी करा दी है, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करा दिया है। आज की हम क्लास में बाइनोमियल थ्योरम करेंगे। और इतना पढ़ के चले जाना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, रिवीजन हो जाएगा और आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं क्लास को ये क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ी बहुत थ्योरी समझ लो आप, तब आप क्वेश्चंस को करोगे। देखो, बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। बाइनोमियल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। नाम से ही पता चल रहा है, द्विपद यानी कि जिसमें दो टर्म होते हो। कितने टर्म होते हो? दो टर्म होते हो। लेकिन उस दो टर्म को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो पावर के रूप में एक्सपेंड करेंगे। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। टर्म तो इसमें दो ही है, लेकिन पावर मैक्सिमम हो सकती है, 2 3 4 5 एन पावर तक हो सकती है कुछ भी। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो वो कितने टर्म बनाएगा, कहां तक एक्सपेंड हो सकता है। वहीं से हमारा ये बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट निकल के आया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है जी। ये तो आपने बचपन से याद कर रखा है, राइट। तो आप देखोगे जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो इसमें टोटल कितने टर्म बने। टोटल टर्म कितने बने? आप कहोगे सर 3 टर्म बन गए। पावर 2 थी, टोटल टर्म बन गए 3। अब ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी की होल क्यूब। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? ए की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² एंड प्लस में बी की क्यूब, राइट। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें भी आप देखोगे कि टोटल टर्म कितने बने हैं। टोटल टर्म बने हैं, पावर 3 है तो 4 टर्म बन गए जी। 1 2 3 4, राइट। तो यहीं से कंसेप्ट ये निकल के आया बाइनोमियल थ्योरम का, कि अगर a प्लस बी की मैक्सिमम पावर है, n पावर है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें जो टोटल टर्म्स आएंगे वो टोटल टर्म्स आएंगे n+1। समझ आ गई बात पहली? टोटल टर्म्स कितने आएंगे? n+1। इसी से हमें पता चलेगा जब हम मिडल टर्म निकालेंगे कि कौन सा मिडल टर्म होता है, या rth टर्म निकालेंगे, या इंडिपेंडेंट फ्रॉम x निकालेंगे, या x की पावर वाला टर्म निकालेंगे। बस ये 4 5 ही कंसेप्ट है, बाइनोमियल थ्योरम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो a प्लस बी की पावर n है। अब पहले इसका एक्सपेंडेशन देख लेते हैं कि इसका एक्सपेंड करेंगे कैसे हम। तो जब आप इसका एक्सपेंड करोगे तो फॉर्मूला याद किया होगा आपने, NC0, a की पावर n, b की पावर 1। किसी एक की पावर n रहेगी और किसी एक की पावर 1 रहेगी। किसी की भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। प्लस NC1। अब एक की पावर कम होती चलेगी, n-1, और एक की पावर बढ़ती हुई चलेगी जी, ठीक है। लेकिन यहां एक चीज करना भाई, यहां 0 से स्टार्ट होगा। ये आरत जो है ना, NCR होता है, यहाँ 0 है ना, तो यहाँ 0 से ही पावर शुरू होगी हमारी। तो यहाँ n-1, अब यहाँ 1 आएगा। फिर आप देखोगे NC2, a की पावर n-2, b की पावर 2। एक की पावर घट रही है और एक की पावर बढ़ती जा रही है। इस तरीके से जब आप लास्ट तक पहुंचोगे तो हमारा जो आखिरी टर्म आएगा वो NCN, a की पावर 0 हो जाएगी और b की मैक्सिमम पावर n बनेगी। इस प्रकार हमारा किसी भी बाइनोमियल टर्म का, जो बाइनोमियल टर्म है, उसका एक्सपेंडेशन हो जाएगा। समझ आ गई पहली बात? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये जो NCN है, NC1 है, ये क्या होते हैं? ये मैंने तुम्हें पिछली क्लास में समझाया परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। इसका NC0 जो होता है, इसे हम NCR कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि किसी को सेलेक्ट करना, किसी को चूज करना। और फॉर्मूला होता है n⁴/r⁴ इंटू में n-r⁴। ये होता है फॉर्मूला, सभी ने पढ़ा है ये। और इसको ओपन करने का तरीका भी मैंने तुम्हें बताया था, कि अगर जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ 5C3 है ना, तो 5 को 3 बार खोल दो, 5 × 4 × 3, नीचे 3 को खोल दो, 3 × 2। तो जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे इसकी वैल्यू 10 आएगी। इस तरीके से आप इजीली सोल्व भी कर सकते हो। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसी को ही एक चीज़ और समझो यहाँ से। जैसे अगर मैं NC0 कहता हूँ,
यही वैल्यू एन सी एन की भी होगी। कितनी होगी ये वैल्यू होगी जी 1। एन सी 1 और एन सी एन माइनस 1 की वैल्यू होगी n। याद रखना ये दोनों बात। कौन से फॉर्मूले से आ रही है निकल के? ये निकल के आ रही है कि एन सी आर को आप एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हो, दोनों की सेम ही वैल्यू आएगी। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है सभी को? है ना? रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, ये पढ़ रखी होगी सभी ने। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आपको एन सी वन को खोलना है, तो एन सी वन को ऐसे खोल दो n, बस n ही आएगा, एक ही बार खोलना है। जब मैं एन सी टू करूँगा तो इसको 2 बार खोलेंगे, 2 बार खोलेंगे तो n माइनस 1, नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे एन सी थ्री है, इसको 3 बार खोल दो जी, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 या 3 फैक्टोरियल कह दो। तो अब आप इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया a प्लस बी की पावर n, इसका एक्सपेंडेशन बताया। अगर मैं यहाँ a की जगह 1 रख लूँ, b की जगह x रख लूँ, तो मेरे ये इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसका जो एक्सपेंडेशन होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा जी 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक बार एक की पावर घटेगी और एक की पावर यहाँ बढ़ती हुई चलेगी। यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, अगले वाले टर्म में n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की क्यूब आएगा, और इस तरीके से हमारी ये सीरीज आगे तक चलेगी। अब आपको हो गया सर ये क्या है? n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, तो ये nc2 है। ये क्या है? ये nc1 है। ये 1 क्या है? ये nc0 है। ये क्या है? ये nc3 है। पिछले वाले सवाल में यही तो थी सारे कंसेप्ट। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये कहां से आया था 2, तो ये 2 इसी वजह से आया था क्योंकि हम एक कोफिशिएंट लेते हैं nc1। तो जब मैं 2c1 लिखूंगा तो 2c1 की वैल्यू 2 होती है, इसलिए यहाँ 2 आया है। ऐसे यहाँ 3 आया है इन फॉर्मूले में, जो आपने बचपन में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात ठीक है जी। अब ये चीज जानो भाई, ये जो nc0 होते हैं nc1 होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताया था कि c0 c1 c2 ऐसे डॉट डॉट cn तक करोगे तो इन सभी गुणांकों का जो जोड़ होता है वो होता है 2 की पावर n। और अगर मैं सिर्फ इवन नंबर यानी कि c0 c2 c4 या फिर सभी ओड नंबर c1 c3 c5, इन सभी कोफिशिएंट्स का सम निकालूं तो वो होगा 2 की पावर n माइनस 1, ये भी होगा 2 की पावर n माइनस 1। ये ध्यान रखना, है ना? मैं साइड में हो जाता हूँ, दिख गया होगा आप लोगों को, ठीक? सारे इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम्हें बता दी। अब बात करते हैं इनके आरएथ टर्म की। सर आरएथ टर्म और समझा दो आप हमें, फिर हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये, है ना? सवाल पर आने से पहले देखो भाई, अगर इसी एक्सपेंड टर्म में मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n, ये वाला एक्सपेंडेशन था, क्या बन रहा था? 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की क्यूब। ये वाला एक्सपेंड किया था मैंने अभी। अगर मैं इसमें आपसे ये कहूँ कि इसका तीसरा टर्म बताओ जी क्या है? तीसरा टर्म, तो आप यहाँ से गिन के बता सकते हो सर पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये होगा सर। तो जब आपने तीसरे टर्म को नोट किया तो यहाँ पावर भी एक कम करके आ रही है, 2 पावर में आ रही है। यहाँ फैक्टोरियल भी एक कम करके आ रहा है, ऊपर भी फैक्टोरियल 2 इसमें खुल रहा है बस। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे किसी एक्सपेंडेशन में, किसी बाइनोमियल थ्योरम में आरएथवा टर्म निकालना है, आरएथ टर्म निकालना है, तो उसे आप जो है टी आर माइनस 1 करके लिखोगे, एक कम करके लिखोगे, और फॉर्मूला आप बनाओगे फिर एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। ठीक है? x क्या है? x है अगर फॉर्मेट हमारा x प्लस ए की पावर n के रूप में हो तो, बाइनोमियल थ्योरम में x प्लस ए की पावर n के रूप में हो तो पहला टर्म उसकी n माइनस आर इंटू ए की पावर r। और अगर यहाँ बीच में सर माइनस हो तो कुछ नहीं, -1 की पावर r और कर देंगे बस।
तो ये निकलेगा हमारा rth टर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इसी एक्सपेंडेशन का 1 + x⁴n का चौथा टर्म बताओ जी, क्या होगा। हमें पता है ये वाला टर्म होता है चौथा, लेकिन प्रूफ करके देख लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो जब मैं T4 करूंगा, T4 निकालूंगा, तो मैं एक कम करके लिखूंगा ना इसे, 3 - 1 ऐसे करके लिखूंगा, सॉरी r +1 है ना, एक कम करके लिखूंगा तो r की वैल्यू 3 लेनी है, हमें एक कम करके लेनी है। तो देखो NCR का मतलब हो गया जी NC3। यहाँ x की जगह पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। देखो यहाँ, देखो यहाँ ध्यान से, x की जगह पर 1 दे रखा है, तो 1 की पावर n - r मतलब n - 3, और 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आता है हमेशा, इंटू a की पावर r। a की जगह पे क्या दे रखा है x, और r की जगह पे हम 3 रखेंगे। अब NC3 को ओपन करेंगे तो n n-1 n-2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की क्यूब। देखो जो आपका फोर्थ टर्म था वो यही आ गया क्या, देखो ये जो फोर्थ टर्म था आपका यही आ गया ना, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम कहेंगे rth टर्म। ठीक है, समझ आएगी बात। अब इसी rth टर्म से आप सारी चीज निकालोगे, मेन चीज यही है। इस rth टर्म से मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि वो वाला टर्म बताओ जिसमें x की क्यूब का कोफिशिएंट हो। तो यहाँ देखोगे इसी टर्म में तो आ रहा है x की क्यूब, इसके सामने वाला जो गुणा में है इसी को हम कोफिशिएंट बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे x की क्यूब का, x की क्यूब का गुणांक बोलेंगे। तो यहीं से निकलेगा वो भी। कई बार ऐसे बोल देता है फ्री फ्रॉम, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, मतलब ऐसा टर्म बताओ, ऐसा टर्म बताओ जिसमें x ना आता हो, x से बिल्कुल स्वतंत्र हो। तो x कब नहीं आएगा, जब x की पावर 0 हो जाएगी। जब x की पावर 0 हो जाएगी तो वहां हम कंपेयरिंग करेंगे और 0 तक पहुंच जाएंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। एक आपसे चीज पूछ लेता है मिडल टर्म का, कि मिडल टर्म बताओ इस एक्सपेंस में कौन सा मिडल टर्म होगा। तो मिडल टर्म डिपेंड करेगा आपकी पावर के ऊपर, n के ऊपर। मान लो ये n जो है इवन नंबर है, जैसा ऐसे बोल दिया जाए 1 + x⁴ तो इसके एक्सपेंड जब आप करोगे इसमें टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 7 हो जाएंगे। जब टोटल टर्म 7 हो जाएंगे तो मिडल टर्म कौन सा होगा, मिडल टर्म बताओ मुझे, मिडल टर्म कौन सा होगा। आप कहोगे सर फोर्थ वाला टर्म ही मिडल टर्म होगा। यानी आपको सिर्फ फोर्थ वाला टर्म निकालना, और फोर्थ टर्म किससे निकलेगा, वो निकलेगा इस फॉर्मूले से। क्लियर, कोई दिक्कत। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर n = ओड हो जाए, ओड, जैसे सवाल में बोलूं 1 + x⁴ तो इसका एक्सपेंड करोगे, टोटल टर्म करोगे, टोटल टर्म में कितने आएंगे, टोटल टर्म कितने आएंगे, आप कहोगे टोटल टर्म सर 8 आएंगे। तो मिडल टर्म कौन सा बनेगा, मिडल टर्म, तो मिडल टर्म बनेगा जी, साइड में हो जाता हूं मैं। तो मिडल टर्म बनेगा जी हमारा, एक तो फोर्थ वा टर्म, एक फिफ्थ वा टर्म, और इसका एवरेज, इनका एवरेज जो आएगा वो मिडल टर्म होगा। बाइनोमियल थ्योरम में बस यही है, इससे अलग और कुछ नहीं है। इनको रिवाइज करना अच्छे से, पढ़ तो रखा ही होगा आपने, इस वीडियो को देख लेना, सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। जिसने NDA 2025 दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है, जो कि दिसंबर में या शायद नवंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में जो भी होगा, तो आप उसका जो बैच है वो जल्दी लॉन्च कर दूंगा मैं, ज्वाइन हो सकते हो उसमें। ठीक है, सवाल पर चलते हैं अब। पहला सवाल ये रहा, सवाल पढ़ो। आपसे कहा गया कि जो x है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, सिर्फ 0 और 1 भी नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में रहेगा, यानी कि x हमेशा ही एक फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी। इन चीज़ों से समझना सीखो कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है क्या है। एक एक्सपेंशन दे रखा है आपको 1 + 1/x⁴ क्या हो सकता है इसका एक्सपेंशन, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। क्या रूट बन सकता है क्या, रूट तो नहीं बनेगा जी, रूट तो नहीं बनेगा जी, रूट तो नहीं बनेगा जी, ए ही ऑप्शन आ गया हमारा, बात खत्म हुई। लेकिन अगर आप इसे ऑप्शन से भी करोगे, तो ऑप्शन से कैसे करोगे, 1 + x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + nx + n(n-1)/(x)/2 फैक्टोरियल इंटू x², यही तो होता है। रखना जरा, 1 + n की जगह 1/2 रखो, तो 1 + 1/2x। देखो 1 + 1/2x इसी ऑप्शन में है, रूट एक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ 2 नहीं दे रखा, रूट एक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्सपेंड करोगे सवाल हो जाएगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो, कहा गया है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ये आपको इसका एक्सपेंड करना है, इसका फिफ्थ टर्म बताना है। फिफ्थ टर्म मतलब आप कैसे लिखोगे, T4+1 करके लिखोगे। ये n की वैल्यू होती है, जो पावर होती है, इसी को n की वैल्यू बोलते हैं हम। टी आर का फॉर्मूला क्या होगा, NCR x की पावर n-r इंटू a की पावर, यही तो होता है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखो। n की जगह आप 9C5 रखोगे, x की जगह पर ये x² दे रखा है पूरा, तो x² n-r यानी कि 9 में से 5 जाएंगे 4, ये 8 ही बना लूँ मैं डायरेक्ट। a की पावर r, a की पावर r, a है हमारा 1/2x, तो 1/2 की पावर 4 करोगे 16 आएगा, और x की पावर भी 4 करनी पड़ेगी आपको। अब बस इसको सोल्व करना है। 9C5 को, जो 9C5 की वैल्यू होगी वही 9C4 की वैल्यू भी होगी। हमें पेपर जल्दी सोल्व करना है तो ऐसी वैल्यूज पकड़ो जिससे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। तो यानी कि इसे आप 4 बार खोल दो, 9 8 7 गुना 6, नीचे 4 को खोल दो, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 2 तिया 6 से 2 तिया 6 खत्म, 4 दूनी 8, और 9 दूनी 18 या 7 दूनी 14, और या 18 सत्ते ले लो, 18 सत्ते 7 8 56, 7 126, कितना आ गया जी, 126 आ गया यहाँ तक। अच्छा जी, ये कितने दे रखा है, नीचे 16 भी दे रखा है। एक्स की पावर 4 से यहाँ पावर घटाओगे तो एक्स की पावर 4 ही बचेगा सिर्फ। यहाँ एक्स की पावर 8 है, यहाँ एक्स की पावर 6 है, आंसर एक ही बचा बस मेरा। अदरवाइज आप इसे 2 से डिवाइड भी कर लो। 18 14 9 9 चौक 36, 136 होता भाई ये। एक सेकंड, 14 9 9 चौक 36, 9 और 3 12, 9 दूनी 18, 8 सत्ते 56, 126 ही तो होता है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ एक्स की पावर 4 होगा, n-r, 9 में से 4 जाएंगे, 5 दूनी 10 बचेगा ना मेरे भाई, यहाँ पर ये 10 बचेगा, और x की पावर 6। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ गए, आगे बढ़े, चलो जी। तो ये कंसेप्ट है, rth फॉर्मूला ऐसे होता है। अगले सवाल पर आओ। सवाल में कहा गया कि C1+2C2+3C3 4C4+NCN, इसको डायरेक्ट याद रख लेना, ये कंसेप्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये n×2 की पावर n-1। सवाल पूछे जाएंगे आपसे जरूर, पेपर में आएंगे। अगला सवाल देखो, ए फाइंड आउट करना है आपको, जब 15वां और 16वां टर्म दे रखा है इस एक्सपेंशन का आर इक्वल। अब इस एक्सपेंशन का 15वां टर्म निकालोगे तो 15वां टर्म क्या होगा, एन की वैल्यू 50 दे रखी है आपको, एन की वैल्यू 50 दे रखी है, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं कहूँ कि 50C14 NCR इंटू ए की पावर आर करोगे, 1 की पावर तो कुछ ही कर लो, 1 ही रहेगा, एक्स की पावर आर यानी ए की पावर 14, ये किसके इक्वल होगा, 16वां टर्म, यानी 50C15, एक कम करके लिखेंगे, और ए की पावर 15। ठीक है, क्लियर है। अब इससे एक पावर खत्म हो जाएगी, यहाँ सिर्फ ए ही बचेगा, इसको सोल्व करना है सिर्फ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो क्या मैं इसके इसके नीचे लिख लूँ 50C15, बस ए की वैल्यू आ जाएगी। अब 50C14 और 50C15, इनकी क्या वैल्यू हो सकती है, कैसे करोगे आप इसको। तो आप कहोगे सर अगर मैं इसे ऊपर से खोल दूं, तो मैं देख रहा हूं कि ये मेरा 50 में से 14 अगर मैं घटाऊं तो 10 में से 4 जाएंगे 6, 3 में से 26 बार जाएगा जी। 50C26, या तो 26 बार खोलो या 14 बार खोलो। या फिर एक तरीका है कि सर हमने ये पढ़ा 50 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 50 में से 14 जाएंगे 26 फैक्टोरियल, ये पढ़ा है हमने। ऐसे ही नीचे भी खोल दो जी, 50 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, और 50 में से 15 जाएंगे तो 25 फैक्टोरियल, 25 या 35, 35 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ भी 4 में से 1 गया 3, 36 बनेंगे, ये बनेगा 36 फैक्टोरियल।
अब इसको कैलकुलेट कर दो तो 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल खत्म हो गया, राइट। ये उचक के ऊपर चला जाएगा, इसी को मैं कहूँगा 15 इंटू 14 फैक्टोरियल इंटू में 35 फैक्टोरियल, और जो ये नीचे है ये 14 फैक्टोरियल, 36 को मैं कहूँगा 36 इंटू 35 फैक्टोरियल। ये 35 फैक्टोरियल से 35, 14 से 14, 15/36, और 15/36 को मैं 3 से भी काट दूँ तो 5/12 जवाब आएगा। समझ आ गया सभी को? दोनों वैल्यूज को मैंने इक्वल रखी, 15वें टर्म 16वें टर्म, और एक ही वैल्यू निकाल दी सोल्व करके। अगला सवाल, यदि P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ x की -3 एंड x की -5, यानी कि मुझे x की -3 का कोफिशिएंट निकालना है जो कि P दे रखा है, x की पावर -5 का कोफिशिएंट निकालना है जो कि Q दे रखा है। जब आपके पास P और Q की वैल्यू आ जाएगी तो आप वैल्यू निकालोगे 5P/4Q की। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि x की -3 कहाँ से बन सकता है, कैसे बन सकता है। तो मैं ये कहता हूं, समझना ध्यान से, कि मैं ये कहता हूं कि वो rth टर्म है जिसमें x की -3 आएगा। कैसा टर्म है वो? rth टर्म है। तो अगर मैं यहाँ rth टर्म वाला फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा? NCR x की पावर n-r इंटू a की पावर r। यहाँ वैल्यू रखो जरा, n की वैल्यू 21 दे रखी है जी, 21C4, x की पावर n-r यानी कि x की पावर 1/3, 1/3 की पावर, भाई x की पावर 1/3 है ना, x बटे, चलो ये लिख देता हूँ 1/3, और इसकी पावर n-r यानी कि 21 - r इंटू a कितना दे रखा है 1/2, x की पावर 1/3, और इसकी पावर r, सिर्फ r। अब इसे और थोड़ा कैलकुलेट करोगे आप, 21CR, यहाँ से ये कितना बनेगा? ये बनेगा जी x की पावर 7 - r/3, और यहाँ कितना बनेगा? अपोन में 2r भी आ रहा है, इस 2r को मैंने अलग निकाल लिया, 2 की पावर r को, और ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा x की पावर -r/3। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो x की पावर क्या आ रहा है? 7। भाई ऐड करोगे ना, पावर जुड़ जाती है इसमें, तो इसमें आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 7 - 2r/3। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या? इसी चीज में आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब उसने ये कहा सवाल में कि यहाँ x की पावर -3 होना चाहिए, ये -3 दे रखा है, यहाँ x की पावर -3, तो यानी कि इसको हम -3 लिखेंगे, 7 - 2r/3 को हम -3 लिखेंगे। जब ये 7 भी इधर जाएगा तो ये -10 बन जाएगा, जब ये 3 इधर जाएगा तो -30 बन जाएगा, यानी कि -2r = -30। ये खत्म होगी बात, r की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 15 आ गई जी, 15। अगर r की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई तो p की, यही तो कोफिशिएंट है, यही तो है कोफिशिएंट, तो मेरे पास p की वैल्यू निकल के आई 21C15 एंड 2 की पावर 15। ये आ गया मेरे पास p निकल के। क्लियर है? क्यों पर आते हैं अब, क्यों क्यों को समझो। यही सेम चीज आप x की पावर -5 में करोगे तो डायरेक्ट मैं यहीं पर रख दूं कि 7 - 2r/3 = -5 के इक्वल रखोगे आप, राइट। 7 और 5 12, माइनस के 12, माइनस से माइनस खत्म कर दूं, यानी कि 2r = 6 7 36 18, r की वैल्यू 18 आ गई, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, क्योंकि 7 और 5 12, 5 12 3 36, 2 से काटोगे 18, थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा के जल्दी कर दिया। यहाँ 18, ये क्यों की वैल्यू कितनी आई फिर? क्यों की वैल्यू आई है जी 21C18/2 की पावर 18। बढ़िया सवाल है, बोलो क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गई बात? rth टर्म लगाया मैंने, x के जो कोफिशिएंट दे रखे थे, एक ही सवाल में दो दो सवाल मिक्स कर दिए मैंने तुम्हारे लिए। जो कोफिशिएंट दे रखे थे, जो पावर दे रखी थी, जब यहाँ वैल्यू आई x की पावर 7 - 2r/3, इसको एक बार मैंने -3 के इक्वल रख दिया, एक बार मैंने -5 के इक्वल रख दिया, तो मुझे p और q की वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है 5p/4q, तो इसको रफ करते हैं इधर से भाई।
ये मैंने इसको यहाँ से रफ कर दिया और इसकी वैल्यू निकालनी है अब, ठीक है। 5 × पी को मैं, चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं पे। 21C15 की क्या वैल्यू हो सकती है? देखो 15, या तो आप डायरेक्ट इसी से कर लो फॉर्मूले से, या आप डायरेक्ट इसको ओपन कर लो। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जो वैल्यू 21C15 की है वही वैल्यू 21C6 की भी होगी। और अगर मैं इसको ओपन करूँ तो 21, 6 बार खोल दो, यानी कि 21 × 20 × 19 × 18 × 17, 3 2 5, एक और खुलेगा 16। और नीचे 6 को खोलोगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, आप फॉर्मूले से कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके बता दिया आप लोगों को। अब आप देखोगे 5 चौक 20 से 5 चौक 20 खत्म, 36 18 से 18 खत्म, इस 2 से इस 16 को काट दो, 8 बार जाएगा जी। तो मेरे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी 21 × 19 × 17 × 8 ऊपर पी की वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख दूँ 21 × 19 × 17 × 8। पूरी कैलकुलेशन नहीं की क्योंकि यहाँ से भी कटेगा कुछ। और नीचे कितना दे रखा है फिर 2 की पावर 15, ये सारी होगी 5p/। फिर दिया है 4q, तो 4 × अगर आपको ये लगता हो कि आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो और आपको बस ऐसी चीज़ मिल जाए कि एक ही सेकंड में सवाल हो, तो फिर तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही बता दूंगा कि भाई ऐसा सवाल आ जाए तो ये आंसर, ऐसा सवाल आ जाए तो ये आंसर। लेकिन जब आप एनडीए एग्जाम देने जा रहे हो यूपीएससी, तो वहाँ आपको ये सारे कंसेप्ट करने पड़ेंगे, ये सारी गुणा भाग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा वहाँ पे कि आपने सर ऐसी चीज़ बता दो कि एक चीज़ में देखते ही हम कर दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी तो 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, बस इसी में कैलकुलेशन में आपको स्पीड बनानी है। अब अगर मैं इस 21C18 की वैल्यू निकालूं, यहाँ पे अगर 18 होता तो वही वैल्यू होती 21C3 की, यानी कि इसको सिर्फ 3 बार खोलना है, 3 बार खोलना है। खोल देता हूँ मैं, 21 × 20 × 19, और नीचे 3 को भी खोलना है इससे जी, 3 × 2, ओपन कर दिया। और यहाँ कितना है, यहाँ 2 की पावर 18 है, इंटू 2 की पावर 18। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ज़रा ध्यान से। ये 2 से जाएगा 10 बार, ये 3 से जाएगा 7 बार, ठीक बात है। अच्छा जी, इस 2 की पावर 18 को ऊपर पहुंचा दूंगा यहाँ पे, और ये नीचे 2 की पावर 15 है, तो यहाँ सीधे 2 की पावर 3 लिख दूं मैं, है ना, कैलकुलेट करके। अब आप आगे देखोगे 19 से 19 खत्म होगा जी, 4 से आप देखोगे 4 दूनी 8 जाएगा जी, कैलकुलेट कर रहा हूँ अब सीधे ही, ठीक है। 7 से 3 बार जाएगा जी, 7 या 21। आप देखोगे 5 दूनी 10 बना देगा जी, एक कट गया जी 10। नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया है, ऊपर बचा है 17 दूनी 34, 17 × 51, इंटू 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो 408 इस सवाल का जवाब आ चुका। सवाल में कैलकुलेशन करते हुए चले जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखो, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो टर्म बताओ जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि एक्स की पावर 0 बनाता हो, ऑफ द एक्सपेंशन दिस एंड दिस, कि कहाँ इंडिपेंडेंट बनेगा। तो कहाँ बनेगा भाई इंडिपेंडेंट, मुझे दिख गया वैसे ये आंसर है, खत्म करो बात को। एक्स से इंडिपेंडेंट करने हैं मुझे, देखना जरा भाई। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एक्सपेंड करो, तो आप कहोगे सर इसका एक्सपेंड होगा 1 + nx + n, या C0 C1 लिख रखा ना, तो मैं भी ऐसे ही लिख देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। इसको मैं लिख देता हूँ जी C0 + C1x + C2x² + C3x³, ऐसे चलेगा मामला, राइट। दूसरे वाले को भी एक्सपेंड करोगे तो इसको भी कैसे लिखोगे, C0 + C1 × 1/x + C2 × 1/x², बोलो हाँ या ना, ऐसे चलेगा जी मामला। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो C0 की C0 में C0 का स्क्वायर आ गया, यहीं से पता चल गया था मुझे, ये कट गया जी, ये कट गया जी, या तो ये बनेगा अभी, या तो ये बनेगा। फिर जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, ये सब काम मैंने मन मन में ही कर लिए थे, ये प्रैक्टिस से आती है चीजें। आप देखोगे 1/x से x खत्म होगा तो सिर्फ C1 का स्क्वायर बचेगा जी,
जब C1 का स्क्वायर बचेगा तो ये क्यूब क्यों जा रहा है? खत्म करेंगे, एक ही ऑप्शन आ गया। दो टर्म देखे मैंने देखा 1+x है, एक तरफ 1+1/x है, दोनों की मल्टीप्लाई की तो 1/x से x खत्म हो रहा है। जब x है ही नहीं उसमें तो ये सारे कोफिशिएंट x से फ्री वाले टर्म है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। बस आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो, राइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस। तो कितने बन जाएंगे? पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है 24, और जब भी पावर होती है, ये 24 है, मैंने कहा कि अगर 1+x की पावर n है, इसमें टोटल टर्म कितने बताए थे? n+1 बताए थे ना, एक जोड़ देंगे तो 24 में एक जोड़ दो 25 आ जाएगा आंसर। कर लोगे? अगले सवाल पर आते हैं। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है, यानी कि एक्स नहीं रहना चाहिए उसमें, एक्स की पावर 0 रहनी चाहिए। वो कौन सा टर्म होगा ऐसा जिसमें एक्स की पावर 0 होगी? अब मैं कहता हूँ कि मुझे तो नहीं पता जी वो कौन सा टर्म है, मैं उसे आरवा टर्म मान लेता हूँ कि सर वो आरवा टर्म होगा। तो मैं सीधे सीधे एन सी आर एक्स की पावर n-r इंटू ए की पावर r वाला फॉर्मूला लगा दूँ क्या? कहोगे सर हाँ बिल्कुल लगा दो जी आप, मैं उसे आरवा टर्म मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन सा है, तो मुझे आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू तो 6 दे रखी है मुझे, तो इसे मैं कह दूँ जी 6c r इंटू एक्स की पावर 6-r, जहाँ एक्स की जगह दे रखा है 2x और ए की जगह दे रखा है 1/3x। तो भाई मैं इसको क्या करूँ? लो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? एंड 1/3x की पावर r। अब ये x वाले है, इसको एक तरफ ले जाओ, तो ये 6c r इंटू 2 की पावर 6-r अपॉन 3 की पावर r। सारे कोपिशेंट अलग निकाल लिए। x वाले कोपिशेंट जब एक साथ करूंगा मैं तो ये x की पावर 6-r है, और नीचे अपॉन में है x की पावर r, जब ऊपर जाएगा तो ये भी -r बन जाएगा। तो ये बनेगा जी x की पावर 6-2r। लेकिन सवाल वाले ने तो ये कहा कि वो x नहीं रहना चाहिए, x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। x से इंडिपेंडेंट तब होगा जब ये x की पावर 0 रही होगी। दैट मीन 6-2r को मैं 0 रखूंगा, तो यहाँ से r की वैल्यू मेरी 3 निकलेगी। और जैसे ही r की वैल्यू 3 निकली, अब यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर दूंगा, इस पोर्शन में r की जगह पे मैं 3 लिख दूंगा जी। तो क्या बनेगा? 6c3 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3। इसको सोल्व करना है। 6c3 की वैल्यू क्या होती है? 6×5×4, नीचे 3 को खोलोगे 6 से 6 खत्म, 20 होती है जी 20। तो मैंने यहाँ 20 लिखा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 लिखा, और 3 की पावर 3 का मतलब 27 लिखा। कुछ भी कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, 20×8 160 होता है। ऑप्शन मिल गया मुझे, सी ऑप्शन, 160/27। समझ आ रहा है सभी को? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो, थोड़े ही रह गए अभी सवाल, देखो ध्यान से। इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, वहाँ से डाउनलोड करके विद सॉल्यूशन मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो, इन सारे सॉल्यूशंस को जो मैंने ये लिखवाए हैं। देखो ये, और अगला बैच हमारा एनडीए का चलेगा एप्लीकेशन पे। अगर आप उसकी जानकारी लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हो। चलो ये वाला सवाल देखो, उसने कहा 4n p जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, लेकिन उसमें 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जानते हो आप क्या होता है? कि सभी नेचुरल नंबर हो लेकिन 1 ना हो, 1 को हटा दो, तो यानी कि 2 से शुरू करो, 2 3 4 5 6, इस तरीके से सभी नेचुरल नंबर। और उसने ये कहा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब इस वाले फंक्शन में क्या बन सकता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, यानी कि कहाँ आएगा एक्स की क्यूब? तो एक्स की क्यूब बनेगा आपका फोर्थ टर्म में, चौथे टर्म में बनेगा। चौथा टर्म निकाल दो बस इसका आप, इसका पहले इसका निकलेगा और नीचे इसका निकलेगा फोर्थ टर्म, और माइनस भी दे रखा है और ऊपर भी माइनस दे रखा है, दोनों तरफ माइनस है, ऊपर तो सारे ही प्लस हो जाएंगे, नीचे माइनस आएगा एक। तो चलो चेक करते हैं, ध्यान से देखो भाई। पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ऊपर वाले को। 1+nx होता है, n की जगह दे रखा है 1/p, तो 1/px
प्लस, फिर चलेगा क्या चलेगा, एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि 1/p-1 और इंटू में 1/p इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। अब आएगा एक्स की क्यूब वाला टर्म, तो उसमें एक तो 1/p आएगा, एक 1/p-1 आएगा, एक 1/p-2 आएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा। 3 फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब नीचे ये दे रखा है 1/x⁴n, तो इसमें क्या क्या आएगा बोलो। इसमें आएगा जी, आप कहोगे सर एक तो n आएगा, एक n-1 आएगा, एक n-2 आएगा, और एक आएगा जी 3 फैक्टोरियल, और -1 भी आएगा। -1 आएगा क्या, -1 नहीं आएगा, वो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि आप इसे ऐसे खोलोगे ना 1 + nx, तो पहले ये माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, n-1 इंटू एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स की क्यूब में माइनस आएगा, माइनस भी आ रहा है, -1 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो भाई अब इससे देखते हैं कौन सा ऑप्शन बना रहा है, यहाँ np+1 है, यहाँ np+p+1 है, यहाँ np+2p+1 है। मेरे पास तो ये आई चीज़ें निकल के। नीचे कितना आ चुका, नीचे आ चुका एलसीएम हमारा p की क्यूब, और ये -2p, जब इस माइनस की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 2p 3p सभी में ही दे रखे हैं, खोलना ही पड़ेगा भाई इसको। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब इस टर्म में, यहाँ से तो एक्स की क्यूब कट जाएगा, ऐसे नहीं होगा सवाल, ऐसे सवाल नहीं होगा भाई। कैसे होगा जी, नोट किया आपने क्यों नहीं होगा ऐसे, क्योंकि उसने एक्स की क्यूब पूछा है, और अगर मैं दोनों को अलग अलग खोलता हूँ ना, अगर मैं दोनों को अलग अलग खोलता हूँ तो नीचे भी एक्स की क्यूब आएगा, ऊपर भी एक्स की क्यूब आएगा, और वो तो कट ही जाएंगे, फिर उसमें एक्स की क्यूब रहा ही कहाँ है, वो तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। तो कैसे करेंगे फिर, इसे हम दूसरे तरीके से करेंगे। यहाँ देखो, ये भी 1 - x है, ये भी 1 - x है, बेस इक्वल है, तो पावर माइनस होती है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 - x⁴ -1/p-n। अब ये पूरा टर्म हमारा n बनेगा, तो जो तीसरा टर्म जिसमें x की क्यूब आएगी, या फिर मैं इसका माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ प्लस भी बना लेता हूँ, समझना ध्यान से, 1 + p बना लिया माइनस कॉमन लेकर के। ठीक है, अब जो हमारा वो टर्म आएगा, उस टर्म में रहता है n-1 n-2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की क्यूब, अगर ये 1 + x⁴n होता तो। लेकिन इसने पावर की जगह ये वाली चीज़ दे रखी है, तो n की जगह पे मैं ये लिख लूँ सारी चीज़, तो क्या बनेगा 1/p+n, पहले तो ये आएगा, फिर आएगा 1/p+n-1, फिर आएगा 1/p+n-2, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका एलसीएम देखोगे आप तो 1 + np/p, यहाँ से भी अपॉन p, यहाँ से भी अपॉन p, तो यहीं डायरेक्ट लिख दूँ मैं p की क्यूब, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नीचे लिख दिया मैंने 3 फैक्टोरियल इंटू p की क्यूब, तो ऊपर यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा जी 1 + np एंड -p, यहाँ क्या बनेगा जी, यहाँ बनेगा भाई 1 + p + np, सॉरी 1 ही रहेगा ना, एंड -2p। हम्म 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 1 + np आ चुका मेरा, np+1 प्लस क्यों दे रखा है, माइनस आ रहा है मेरे तो। ए ऑप्शन बन रहा है इस सवाल का जवाब, लेकिन माइनस माइनस आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है नहीं, इसमें तो नहीं है 1 1, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। देखो, अंदाजे से तो ऐसा हो गया, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, इस वजह से +1 हो रहा है, आप चेक कर लेना इसको। n n-1,
वन हम नहीं ले सकते क्योंकि वन पे जीरो हो जाएगा, बढ़ता हुआ नंबर है। तो इसका मतलब उसने ऐसे किया होगा, मैं बता देता हूँ कैसे किया होगा उसने। उसने जैसे एन सी थ्री निकाला ना, उसने एन सी थ्री को एन एन प्लस वन और एन प्लस टू में खोल दिया। इसका भी वही मतलब होता है, जो वैल्यू आपकी एन एन माइनस वन करके आएगी ना, वही वैल्यू आपकी यहाँ से भी आएगी। तो उसने प्लस प्लस में करके खोल दिया है, इसलिए प्लस आ रहा है। यूपीएससी आपको उलझाएगा ऐसे सवालों में, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में कहा गया था मिडल टर्म बताओ इन द एक्सपेंशन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 10 दे रखी है। जब 10 है तो टोटल टर्म कितने होंगे इसमें, आप कहोगे सर 11 होंगे। 11 हो गए तो मिडल टर्म कौन सा होगा, मिडल टर्म आप कहोगे सर 11 प्लस 1 12 का आधा, सिक्स टर्म हमारा मिडल टर्म होगा। सिक्स टर्म, सिक्स टर्म को आप ऐसे लिखोगे T6, लेकिन आर की वैल्यू निकालने के लिए एक ऐड करके लिखोगे, अभी हमारी आर की वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास आंसर ये बनेगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर, इससे निकलेगा मिडल टर्म। निकाल दो जी, एन की वैल्यू कितनी है 10, टेन सी 5, एक्स की जगह 10 में से 5 जाएंगे 5, ए की जगह दे रखा है 1/x और इसमें है 5, तो ये भी एक्स की पावर 5 है, ये भी एक्स की पावर 5 है, खत्म होगा। 10 से 5 आएगा सिर्फ, और ये रहा ए ऑप्शन। एक्स तो इसमें से एलिमिनेट ही हो गया, समझ पाए। अगला सवाल देखो, और कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सवाल हो रहे हैं अभी। सात सवाल हो रहे हैं, इनको देखो ध्यान से। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 15 द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म एंड 2r + 3th टर्म आर इक्वल। ये मैंने पहले भी कराया, जैसे 15वां टर्म और 16वां टर्म बराबर थे, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म पहले ही दे रखा, r माइनस 1th टर्म, तो इसका मतलब t ऑफ r माइनस 1 है ना, और एक 2 ऑफ r + 3 ऐसे दे रखा है। तो यहाँ से r की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना, वो होगी r-2, एक कम करके लिखते हैं ना हम। यहाँ से भी क्या होगी, एक कम करके लिखोगे तो r की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो होगी 2r + 2, राइट। और इस फॉर्मूले में रख देना एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। कैलकुलेट करना, बताना मुझे जवाब। या फिर ऑप्शन से ही कर लो, आप ऑप्शन से भी उठा के कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट आर की वैल्यू रखो। जैसे अगर मैं आर की वैल्यू ये 6 लेकर के चलता हूँ, तो 6 + 5 यानी कि एक तो 5वां टर्म निकालना है मुझे। यहाँ आर की वैल्यू लिखो 6×2 = 12 3 15, यहाँ मुझे 15वां निकालना है। देखना ये दोनों इक्वल आते हैं क्या इस एक्सपेंशन में, देखूं करके, देखूं भाई। 1 + x की पावर 15 है, T5 यहाँ से तो इक्वल नहीं आ रहा, ना आ ही नहीं रहा। जो T2 आएगा, T2 T15 के इक्वल आएगा, कैसे पता चला मुझे। इस टोटल एक्सपेंशन में 16 टर्म हो गए, आखिरी वाला टर्म 16वां होगा जिसकी वैल्यू 1 आएगी, उससे पहले वाली जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू T2 टर्म की आएगी। तो ये मेरा आंसर नहीं है। यहाँ अगर मैं 3 रखूँ तो ये T2वां टर्म, और यहाँ अगर मैं 3 रखूँ, 3 दूनी 6, 6 3 9, T9वां टर्म। अगर मैं 4 रखूँ तो ये T3th टर्म, और यहाँ 4 रखूँ तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11वां टर्म। ये बन रहे हैं। अब इनसे चेक कर लो एक बार, इसी से चेक करो। T3 को मैं लिखूंगा NCR यानी कि 15C2, एक की तो वैल्यू वही रहेगी x की पावर r यानी कि x² बनेगा यहाँ से। और इसको भी चेक कर लेते भाई, ये क्या बनेगा, 15C10 बनेगा ना, 15C10, एक कम करके लिखते हैं ना हम, और x की पावर 10। क्या इसमें कोफिशिएंट देखने हैं, बस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इक्वल है क्या।
15C2 की वैल्यू 15C10 के इक्वल होती है, नहीं होती। इसमें देखना ज़रा, 15C1 की वैल्यू 15C8 के इक्वल होती है, कहोगे सर नहीं होती। तो इसको चेक कर लो फिर। T5 को रखना, R-1 फोर्थ टर्म, और यहाँ 5 को रखोगे, 5 दूनी 10 और 1 13वां टर्म, यानी कि यहाँ बनेगा 15C3 और यहाँ बनेगा 15C12, होगी इक्वल। जो 15C3 की वैल्यू है वही 15C12 की आएगी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बस मैंने ऑप्शन से कर दिया, समझ गए। जरूरी नहीं कि आप सवाल को डायरेक्ट सोल्व से ही करो, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। इस वाले सवाल पे आओ। लेट x बिलोंग्स टू r बी सो स्मॉल दैट द पावर ऑफ x बियॉन्ड 2 आर इनसिग्निफिकेंट। मतलब अगर दो ऑफ x बियॉन्ड 2 डिजिट से ऊपर जाएगी तो वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, यानी कि वो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, 2 से ऊपर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है इस पूरी लाइन का, 1 से छोटी रहेगी तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अगर वो 2 से चली गई ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो 1 माइनस एक्स की पावर 3, और ये क्या इंटू में दे रखा है, इंटू 2 प्लस एक्स की पावर 6 इज अप्रोक्सीमेटेड दिस। तो आपको वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस सी की। देखना भाई, अगर मैं इसका एक्सपेंड करता हूँ तो 1 माइनस एक्स की क्यूब का फॉर्मूला ही खोल दो डायरेक्ट। तो आप इसका फॉर्मूला खोलोगे, क्या बनेगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² एंड प्लस 3ab²। ये बन गया जी। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट का खोल दो, 2 प्लस एक्स की पावर 6 है, तो 1 प्लस एन एक्स, या x प्लस ए की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, NC0, x की पावर 0 a की पावर n। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इसमें, समझना ध्यान से। तो 60 तो 1 ही हो गया, 2 की पावर 0 भी 1 हो गया, तो x की पावर 6 बचेगा यहाँ से, तो राइट, x की पावर 6, फिर 6 6 आएगा, इंटू 2 आएगा, इंटू एक्स की पावर 5 आएगा, प्लस प्लस, समझना ध्यान से भाई, सोच रहा हूँ मैं अभी कैसे होगा। फिर आएगा NC2, यानी कि 62 आएगा, इंटू a की पावर 2, 2 की पावर 2 4 हो गया, और x की पावर 4। अब बस लिखते हुए चले जाओ और कुछ नहीं करना। अगला 63 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, यहाँ 3 बनेगा जी, ठीक है। फिर 64 आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा, x² बचेगा जी। फिर 65 आएगा, 32 बनेगा, सिर्फ x बचेगा जी। और फिर आएगा 66, यानी कि 1 ही बोलेंगे उसे हम, और 2 की पावर 6 यानी कि 64। ये बना दिया मैंने इसका, ओके हो गया सर, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप देखो ज़रा ध्यान से, इसने कहा अगर 2 से पावर है ना तो वे नेग्लिजिबल हो जाएंगे, ये ख़त्म कर दो। यहाँ सिर्फ यही बचा 1 माइनस 3x प्लस 3x²। और यहाँ आप देखोगे तो 2 से बड़ी पावर वाले जितने भी है ये भी ख़त्म करो, ये भी ख़त्म करो। बोला ना सवाल में x बियॉन्ड 2, इसको भी ख़त्म कर दो, इसको भी ख़त्म कर दो। अब मेरे पास सिर्फ ये टर्म बच गए हैं। 64 की वैल्यू वही होती है जो 62 की वैल्यू होती है, 6 गुणा 5 गुणा 2 15, ये तो बन गया 15x²। और जो 65 है वो 6 ही हो गया जी, इंटू 32। डायरेक्ट गुणा कर लो, 6 दूनी 12 36 18 192 x प्लस 64। अब देखो ज़रा, जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो एक तो 15x² आ रहा है, जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो 15 × 45 x की क्यूब आएगा, नेगलेक्ट कर देंगे। फिर इसकी गुणा इसमें करोगे 4 आएगा, नेगलेक्ट कर देंगे। अब इस पे आ जाओ, 162x 192, 192x है, तो इसकी गुणा पहले 1 में करोगे तो कितना आएगा, 192x आएगा। फिर इसकी गुणा इसमें करोगे तो माइनस में 3 दूनी 6, तीनों में 27, 3 एकम 3 2 5 x² आएगा जी, 526 x²।
यहाँ से क्यूब बनेगा, नेगलेक्ट कर देंगे। फिर इसको देखेंगे आप, 64 आएगा पहले, फिर आएगा 64 तिया 192 एक्स, और यहाँ भी 192 एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई मेरी। अब इसको सोल्व करेंगे भाई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस में जा रही है, पहुँचाओ। अभी मैं दिमाग लगा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। 192 से ये 192 ये ख़त्म हो गया, एक्स वाला टर्म। तो देखो ज़रा, 6 में से 2 गए 4, या 15 इसमें जोड़ ही दो ना, 5 और 2 7, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 207 हो गया ये। इसमें से घटा दो, तो माइनस के 16 में से 7 जाएंगे 9, यहाँ एक ही बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, एक्स स्क्वायर ये बच गया एक तो, और एक बच गया जी 64, सब कैंसिल हो गया। उसने कहा कि एक्स स्क्वायर के बराबर में कोफिशिएंट है सी, यानी ये तो सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 64, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 0 है। तो बस आपको यही करना है, 9 में से 4 गए 5, कुछ गड़बड़ हो गई सवाल में, होगा सवाल ऐसे ही है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, इसको बाद में देखेंगे। द पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 1 प्लस 0.001 की पावर 10,000। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1 2 3 4, यानी कि ये नीचे कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो लग गई, 1 2 3 4, इसकी पावर हमने करी 10,000। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, 1 प्लस एन एक्स करोगे तो 10,000 इंटू 1/10,000, प्लस आगे भी कुछ नंबर आएंगे, ये 1 और 1 2 हो गया, 1 प्लस 1, आगे भी कुछ नंबर आएंगे 2 प्लस आगे भी कुछ नंबर आएंगे, यानी कि ये नंबर मेरा 2 से बड़ा है। और उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर, तो 2 से बड़ा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर होगा, 3 होगा, 3 पे जाओगे आप। पिछले वाले सवाल में देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, इस वाले सवाल में आओ। इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इसके इसके इक्वल है, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकती है, एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है अगर इसका तीसरा टर्म तीसरा टर्म होता है कौन सा, जिसमें आर की वैल्यू 2 हो। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 5c2 इंटू एक्स log 2x की पावर 2 इक्वल टू दे रखा है आपको 2560 के। ये बात आई समझ में, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। तो ये तो 1 दे रखा है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ए की जगह पे उसने ये दे रखा है, उसकी पावर 2 कर दी मैंने डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम। अब उसने कहा कि एक्स की क्या वैल्यू रखूँ कि ये 2560 के इक्वल आ जाए। तो पहले तो मैं 5c2 की वैल्यू निकालता हूँ, 5c2 की वैल्यू होती है 10, इस 10 से एक जीरो ख़त्म हो जाएगी। अब आप देखोगे भाई ये एक्स की पावर इसे मैं ऐसे लिख दूँ 2 log 2x, या फिर मैं इसे रूट ही ना बना लूँ, रूट बना लो जी। देखो ये स्क्वायर है, इसका यहाँ रूट बना लो, 256 होता है 16 का, तो x की पावर log 2x हो चुका है 16, x की पावर log 2x हो चुका है 16। बढ़िया। अब मैं x की क्या पावर रखूं कि ये 16 आ जाए, तो डायरेक्ट अब मैं ऑप्शन रख लूं। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन रखता हूँ, समझना ध्यान से, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन रखता हूँ तो 2√2 तो होता है 8, क्यूब जाना नहीं है, क्यूब जाना नहीं है, x की पावर log x में दे रखी है जी। हाँ डायरेक्ट ऑप्शन रख लो, देखो इसको रखो, ये 1/4 है, 1/4 की पावर में रख रहा हूँ log 2 1/4, ठीक है 1/4। अगर मैं इसकी पावर बनाऊँ क्या, ध्यान से देखना, 1/4 है, अगर मैं इसे ऊपर लेकर के जाऊँ तो ये माइनस बन जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ log 2 2 की पावर -2, भाई 2 की पावर -2 की तो -1/4 लिखेंगे,
कहोगे सर बिल्कुल। जहाँ log की कंडीशन ये होती है कि अगर log बेस में भी यहाँ a हो यहाँ भी सेम ही नंबर हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तो 1 हो जाएगा कट के, क्या बचेगा सिर्फ 1/4 की पावर -2। और 1/4 की पावर -2 का मतलब 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 16 आ गया ना, 16 ही लाना था मुझे। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। समझे? तो मैंने ऑप्शन में दिमाग लगा लिया था बैठ के कि कौन से ऑप्शन से 16 आ सकता है। तो मुझे दिखा 1/4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ माइनस में, वो 1 बनेगा। तो 4 की पावर 2 दिख गया था मुझे, 16 बन गया। चलो आगे आ चलते हैं। अगला सवाल देखो। नंबर ऑफ टर्म्स इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। देखो ये x+y की पावर 5 है, x-y की पावर 5 है, ठीक है। 6 टर्म यहाँ से हो गए, 6 टर्म यहाँ से होंगे, 6 ही टर्म होंगे इसमें टोटल, क्योंकि माइनस दे रखा ना तो बीच वाले सारे कट जाएंगे। टोटल 6 टर्म आएंगे, और 6 में भी एक टर्म दो दो बार आ रहा है सेम, तो 2 डिवाइड करोगे, 2 या 3 टर्म आएंगे भाई इसके। देखो समझो कैसे। जैसे कि मान लो ये x+y का होल स्क्वायर होता, 5 नहीं लेता मैं, होल स्क्वायर ले लेता हूँ, और ये x-y का होल स्क्वायर होता। तो जब आप इसको ओपन करते हो तो क्या बनता है? x² + y² + 2xy बनता। यहाँ क्या बनता? प्लस में x² + y² माइनस में 2xy बनता। तो ये बीच बीच वाले तो ये सारे कट ही गए माइनस वाले। तो कितने टर्म बने? ये 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म बने। लेकिन हर एक टर्म 2 बार आ रहा ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2x² + 2y²। तो टोटल तो 2 ही टर्म बन गई है, तो मैंने 4 का आधा कर दिया 2। ऐसे मैंने यहाँ देखा इसमें x+y की पावर 5 है, बीच बीच वाले सारे कट जाएंगे, तो 5 + 1 टोटल के 6 टर्म बनेंगे, जिसमें एक टर्म दो दो बार आ रहा है तो इसका हाफ कर दो, 3 टर्म आ जाएंगे टोटल। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इसमें? 3 आएंगे। ध्यान रखना है बात, क्योंकि वे जुड़ेंगे फिर। अगला सवाल आएगा। नेक्स्ट सवाल देखो। और तो नहीं हो गए हो यहाँ तक? समझ में आ रहा है सभी को? ये रिवीजन बैच है भाई। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आपको बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि सर कैसे हो रही है ये चीज़ें, बैच में एडमिशन लो, वहाँ आपको 1 बाय 1 बेसिक बेसिक चीज़ सारी सिखाऊंगा मैं आराम आराम से। यहाँ देखो, इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 2 की पावर 403/15 दे रखा है k/15 के की वैल्यू बता दो। इस नंबर का कोई फ्रैक्शनल पार्ट है, इस नंबर का भी कोई हिस्सा है, वो के इक्वल है, वो के इक्वल है उसका हिस्सा। सवाल में थोड़ी सी कुछ मिस्टेक कर रखी है इसने, वरना ऐसे तो डायरेक्ट के की वैल्यू ये मत लिख देना सर 2 की पावर 403 हो गया ना। फ्रैक्शनल पार्ट जब वो पूछ रहा है ना, फ्रैक्शनल पार्ट, इसका मतलब वो असल में रिमाइंडर पूछ रहा है। ध्यान रखना है शब्द, फ्रैक्शनल पार्ट अगर वो पूछ रहा है इसका मतलब वो रिमाइंडर पूछ रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर मैं 15 से इस 2 की पावर 403 को भाग दूं ना तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ये है इसका असली सवाल का मतलब। ठीक है, तो देखो कैसे दे सकते हो आप। भाई मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 400/15। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये जो 2 की पावर 3 आ रहा था ना, ये 15 से कटता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। अब ये जो 2 की पावर 400 है, ये मुझे 15 से कटता हुआ दिख रहा है। कैसे कटता हुआ दिख रहा है जी? ये मुझे ऐसे कटता हुआ दिख रहा है। देखो 2 की पावर 3 को तो मैं 8 ही लिख लूँ। अब इस 2 की पावर 400 को मैं ऐसे ना लिख लूँ, 2 की पावर 4 × 100/15। हो गए, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। कहते सर 8 × 2 की पावर 4 को मैं ऐसे ना लिख दूँ 16 की पावर 100/15। कहोगे सर ठीक है, मान लिया आपकी बात। फिर इसी लाइन को मैं ऐसे ना लिख दूँ 8 × 16 को 15 - 1 की पावर 100/15। कहोगे अच्छा सर ऐसा भी होता है क्या? कहूँगा हाँ ऐसा होता है। अब देखोगे आप 15 से तो 15 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा बस -1 की पावर 100, और -1 की पावर 100 मतलब 1 ही बचेगा। और जब 1 की गुणा 8 में करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 बचेगा जी। कहोगे सर क्या समझा दिया आपने ये, समझो ध्यान से।
जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि जैसे यही दिया था 15 - 1 की पावर 100/15, मुझे देखना कि इससे भाग दूंगा तो क्या शेषफल बचेगा। तो देखो 15 से 15 कट जाएगा, -1, -1 की पावर 100 करोगे तो +1 आएगा, यानी कि इससे भाग देने पर एक शेषफल बच रहा है। और वो यहाँ से भी पता चल रहा है मुझे, जब मैं 15 से 16 को भाग दूंगा तो 15 एकम 15, शेषफल एक ही बचेगा ना। और गुणा में ये 8 भी है, तो इस शेषफल की गुणा 8 में करोगे तो 8 शेषफल बच गया जी। तो यही उसने पूछा था कि जब आप 15 से भाग करोगे तो कुछ शेषफल आएगा, तो वो शेषफल क्या होगा, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू उसने पूछी। तो अगर यहाँ ये ना देता तो फिर हम 8/15 आंसर लगाते, लेकिन अब उसने ये कहा कि यही फ्रैक्शनल वैल्यू k/15 के इक्वल है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। समझ गए आप सभी लोग? आगे बढ़ता हूँ मैं। देख लो, पेपर आप लोगों का है और मैं पूरी क्लास करा रहा हूँ। मैं कहने को ये भी करा सकता था 10 सवाल करा के कि भाई मेरे तो चैनल पे व्यूज़ आ गए, वीडियोस देख लेना जिसको देखनी है, और जिसको पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन मैं भी आप लोगों के साथ में कंप्लीट वीडियो करा रहा हूँ, सो दैट सारे टाइप के क्वेश्चंस आप कर सको, पेपर में ना छोड़ो। और फिर मैं आपको कह सकूँ देखो ये मैंने पढ़ाया था और ये पेपर में आया है। अब वो आपकी गलती है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। इस वाले सवाल को देखो, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन x+y⁴, सम ऑफ द कोफिशिएंट 2n समझाया था मैंने तुम्हें भाई, C0 C1 C2 C3, ये सब मैंने तुम्हें क्या बताए थे, 2n के इक्वल बताए थे। n की जगह पे 7 दे रखा है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 64 में 2 की गुणा और करोगे तो 128 आ जाएगा जवाब। बस आगे बढ़ेंगे, समझ आ गया सवाल सभी को? ये वाला सवाल देखो, और ये आखिरी सवाल है क्लास का। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर। तो ये तो मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताया था शुरू में ही, ओड पावर का निकालना है, सिर्फ ओड पावर, यानी कि ऐसे C1 + C3 + C4 इन सब का C5 इन सब का बताया था 2n - 1, तो 2 की पावर 60 - 1 2 की पावर 59 आएगा आंसर। अगर ओड की जगह इवन होता ना, इवन, तो भी यही आता 2 की पावर 59 ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल था। आपको कैसी लगी क्लास? लास्ट टाइम रिवीजन आप कर रहे हो क्या? मैंने आप लोगों को 4 चैप्टर करा दिए इंपॉर्टेंट जहाँ से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हो। एक स्टैट्स का, एक प्रोबेबिलिटी का, एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आज ये चौथा चैप्टर था जिसमें मैंने तुम्हें बताया बाइनोमियल थ्योरम। अभी से एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं सारे वे इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आऊँगा जहाँ से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जो आपका बेसिक है, इस प्ले लिस्ट में जाओगे, इस प्ले लिस्ट में आपको एक तो मैंने नंबर सिस्टम करा रखा है पहले ही, एक रिलेशन फंक्शन करा रखा है मैंने तुम्हें पहले ही, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर करा रखा है पहले ही। तो 4 3 7 चैप्टर में करा चुका हूँ। जो बेसिक चैप्टर है जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये सब इतने बेसिक है कि इनको कराने की ज़रूरत नहीं है, इन सभी को नहीं कराऊंगा मैं। हालांकि पेपर में सवाल आएंगे यहाँ से और यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये सब चीज़ आपने पढ़ रखी होगी, इनको कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको वे कराऊंगा जहाँ आप कन्फ्यूज होते हो, जैसे कैलकुलेशन, कैलकुलस में आप कन्फ्यूज होंगे, जिसमें इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। इसके अलावा जो है एरिया निकालने के सवाल आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं वे वाले चैप्टर कराऊंगा तुम्हें। इसके अलावा तुम्हें मैं जियोमेट्री कराऊंगा, वेक्टर्स कराऊंगा। एक हफ्ते के अंदर सारा मैथ का रिवीजन करा दूंगा, पेपर अच्छे से दे के आना, और अगला बैच जल्दी ही तैयार कर देंगे हम लोग। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। कैसी रही क्लास, कमेंट करके बताना भाई।